जहां पर उनका हिसाब किताब होता है। मैं क्षमापूर्वक कहना चाहता हूं, आप लोग हिसाब किताब का मतलब समझ रहे होंगे। वो जाना कहाँ चाहिए। कुछ संत ऐसे हुए जो कि गरीबों के बीच जाके काम किए, मजलूमों के बीच जाके काम किए, जिनको आवश्यकता थी उनकी सेवा की। अभी जोशी जी ने जो कहा कि किसानों के पास और महिलाओं के पास प्रज्ञा बची है इस देश में, तो मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं, जो कि गांधी जी का इन्होंने कोट किया। जो अभी किसी धर्माचार्य के पास जाइए तो वो कहता है कि मैं विदेश में अभी गया था और वहां प्रवचन करके आया। हम कह रहे आपके शहर में, आपके देश में इतना संकट है और आप महात्मा हैं, विदेश जाके क्या करना भैया। अमेरिका को ठीक करके आप क्या पाएंगे। पहले अपना मोहल्ला ठीक करिए, अपना देश ठीक करिए, अपनी संस्कृति सभ्यता को अपने मोहल्ले में पहले ठीक करिए। आप जहां रहते हैं उसके आसपास धार्मिक कार्य हो जाए, लोग धर्म के प्रति निष्ठावान हो जाए, अच्छे लोग बने। वो यहाँ नहीं करेंगे, वो बताएंगे कि हम अमेरिका गए थे, वहां अभी मेरा कार्यक्रम स्विट्जरलैंड में लगा था, अभी मैं जापान से लौट करके आया हूँ। ये सारा उपक्रम अभी भी इस देश में चल रहा है और जिसका नाजायज फायदा अभी भी विश्व के दूसरे देश उठा रहे हैं। आज अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम ले लें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं से भी यहाँ पर राष्ट्र गौरव की बात हो रही थी। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा पढ़ाया जाता हो जो राष्ट्र गौरव की बात उसमें शामिल हो या राष्ट्रभक्ति की बात शामिल हो या राष्ट्र के प्रति संवेदना हो। पूरी तरह से किसी भी बच्चे से पूछा जाए तो कोई ये नहीं कहता कि वो अच्छा नागरिक बनेगा। उससे पूछिए क्या बनोगे तो कहेगा डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कोई शिक्षक। अभी आज एक विद्यालय में मैं गया था तो वहां की प्रिंसिपल साहब कह रही थी कि वो कोई भी व्यक्ति शिक्षक नहीं बनना चाहता है। हम क्यों नहीं बनना चाहता है तो कहेंगे समाज में उसकी मान्यता नहीं है। हम कहेंगे समाज में तो शिक्षक की अभी भी बहुत मान्यता है। कोई भी लड़का अभी भी कितना बड़े पोस्ट पे चला जाए अपने टीचर्स को देखता है तो तुरंत प्रणाम करता है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। उनके पास कह तो नहीं, लेकिन उनके पास मुझे लगता है कि जवाब नहीं था कि शिक्षक क्यों नहीं बनना चाहता है, शिक्षक बनने का वो ऑप्शन लास्ट में क्यों अडॉप्ट करता है। ये सारी समस्याएं इस देश के साथ अभी भी ज्वलंत मुद्दे बन करके खड़े हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि इसका सलूशन विद्वानों के पास ही है, गुरुजनों के पास ही है। और जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसी के कारण आज पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो आतंकवादी शहर के अंदर आता है और आराम से वो जिस घर में रहता है वहां पर उसकी दामाद की तरह खातिरदारी होती है और फिर यहाँ से बम फोड़ करके चला जाता है। और बम फोड़ करके जाने के बाद सालों साल बीत जाते हैं, सैकड़ों साल बीत जाते हैं, कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है। और वो आतंकवादी इस देश के अंदर जो पकड़ भी लिया जाता है तो कौन सा ऐसा देश है दुनिया के अंदर जिसमें कि आतंकवादी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं होती और जनता उन सरकारों को फिर से जितवा करके भेजती है। ये पूरा विषय आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, लेकिन सारी बातें कहीं ना कहीं देश से जुड़ी हुई हैं, देश की समस्या से जुड़ी हुई है और देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। लेकिन फिर भी इस देश की जनता उन लोगों को अवसर दे रही है। ये सभी चिंता के बिंदु हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि काम करने की आवश्यकता रूट्स में जाकर के है। जो लोग अभी भी उपेक्षित हैं, जहां पर विद्या की गंगा नहीं पहुंची है, अगर उनको हम लोग अपने से जोड़ लेंगे, अपने आसपास और अपने बराबर ला करके खड़ा कर लेंगे, तो वो जो गलत कामों में सहभागी बन रहे हैं या अपने को हिंदू नहीं समझ रहे हैं या सनातन धर्म से अलग समझ रहे हैं, आज भी लगातार क्रिश्चियनिटी और चूंकि बुद्धिज्म हम लोगों का से ही निकला हुआ धर्म है, हम लोगों का भाई है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म को समाप्त करके बुद्धिज्म की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। इन सारी चीजों पर रोक लगाने के लिए कुछ न कुछ धर्माचार्यों को, संत महात्माओं को, बुद्धिजनों को, प्रबुद्धजनों को ही आगे आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि इस देश के अंदर एक बार जन जागरण की आवश्यकता है और जनता का नेताओं पर से विश्वास थोड़ा कम हो गया है, उठ चुका है।
इसके लिए प्रबुद्ध जनों को ही आगे मार्गदर्शन करना पड़ेगा और उसका नेतृत्व करना पड़ेगा, और उन लोगों को करना पड़ेगा जो कि विश्वसनीय है। जैसे बार बार रामदेव जी की बात आ रही है, रामदेव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझिए कि रामदेव जी के जब वो योगा कराते हैं या जो अपना क्लास चलाते हैं, तो वहां कोई गरीब आदमी के लिए कोई एंट्री नहीं है। वहां वही जाएगा जिसके पास 1000, 2000 एक हफ्ता देने के लिए रहेगा। तो इन चीजों को रूट तक पहुंचा निःशुल्क कराते हैं। अरे हमें तो नहीं लगता, बनारस में हुआ था, पास के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। कुछ एंट्री फ्री रखते हैं, कुछ रखते हैं। अच्छा, हम लोगों तक नहीं पहुंचा, आप लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों तक नहीं पहुंचा। हम लोग तो ले लेते हैं, हम लोग तो ले लेते हैं। ये भी एक गड़बड़ है ना, जो टिकट ले सकते हैं वो भी फ्री लेते हैं। नहीं, आदर के लिए भी ये कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ आदर समस्याएं होगी। तो ये सारी चीजें हैं, जो भी चीजें हो रही हैं वो रूट्स में जब तक नहीं जाएगा तब तक विदेशी और सब आकर के उसका। आज भी नक्सलवाद क्यों पनप रहा है? नक्सलवाद इसलिए पनप रहा है कि उन बेचारों को पानी पीने के लिए नहीं है। आप बहुत दूर में सोनभद्र के कुछ पोर्शंस में चले जाइए, आज भी पीने के लिए पानी नहीं है। वहां का आदमी को अगर 1000-2000 रुपया मिलेगा तो पहले अपनी जान बचे भोजन करेगा कि पहले देश के बारे में सोचेगा। इन सारी चीजों पर बहुत ही व्यापक सोच की जरूरत है, और जब तक हम लोग रूट्स में नहीं जाएंगे, विद्या को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे जो दीनदयाल जी का सिद्धांत था, तब तक इस देश की स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि इतने लूप होल्स हैं कि जो भी आता है वो समझाता है और वहाँ झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तुरंत हम लोगों की पैरल एक व्यक्ति को खड़ा कर देता है। आज जो आरक्षण की बात आप कर रहे थे, पहली बार इस देश के अंदर अगर धर्म के आधार पर किसी ने आरक्षण का विरोध किया था तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा में मैं उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मुझे नाम नहीं याद है, जब उन्होंने धर्म के मुस्लिम सांसद थे, उन्होंने जब धर्म के नाम पर आरक्षण की बात किया तो सबसे पहले बाबा साहब ने उसको रोका और सरदार पटेल ने उसको फाइनली उस पर रोक लगाया और अपने फाइनल ओपिनियन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस व्यक्ति को बहुत डांटा और कहा कि इस देश के अंदर धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन आज उन्हीं की फॉलोइंग करने वाले लोग इस देश के अंदर धर्म के नाम पर आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन इन चीजों को एक एक व्यक्ति तक लाने की जरूरत है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि जो लोग इस देश के अंदर खिलवाड़ कर रहे हैं वही इस देश का बागडोर चला रहे हैं। ये देश की जनता को जागृत करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर जागृत करना पड़ेगा, तभी जाकर के चीजें ठीक हो पाएंगी। इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी प्रबुद्ध जनों को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही स्पष्ट और थोड़े शब्दों में आपने काफी कुछ कर दिया। अब मैं डे साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो भी कुछ इस विषय में कुछ तो बोलिए। रीता जी। श्री राम स्वरूप जी स्मृति और हमारे आदर्श रहे व्यक्तित्व को व्यक्तित्व में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हमारे मदन मोहन मालवीय जी, मैं आप दोनों लोगों के चरणों में अपने विचारों से, अपने हृदय से और संकल्प के साथ नमन करते हुए इस गोष्ठी में आप सबकी उपस्थिति, हमारे आदरणीय रामाशीष भाई जी, हमारी आदरणीय कुसुम दी, हम सभी को, आप सभी को प्रणाम करते हुए अपने विचारों को रखने का आपने अवसर दिया। ऐसे तो मैं अभी इस योग्य नहीं समझ रही हूँ, लेकिन जो मैंने अपने कार्य करके अनुभव मुझे हुआ है मैं वही आपके सामने दो शब्दों में रखूँगी। सर्वप्रथम हम सनातन संस्कृति के पोषक हमारा देश रहा है और उसमें सर्ववर्णिता के रूप में प्रकृति और स्त्री दो ही इसकी संचालक रही हैं, देवी के रूप में भी और नारी के रूप में भी, प्रकृति के रूप में। तो जैसा अभी ये विषय है समकालीन विश्व में भारत की भूमिका, तो हम भारत माँ सर्वप्रथम हम कहते हैं, उसके बाद धरती माँ है, उसके बाद हम उस माँ को कहते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो इन तीनों रूपों से यदि हम पहले अपने स्व का निर्माण स्वार्थ से ऊपर उठकर जहाँ जहाँ हमने अपनी जिम्मेदारी हमें मिली है या हमने अपनी जिम्मेदारी
को हमें दिया गया है या हमने समझा है, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे एक मित्र के रूप में हो, लेखक के रूप में हो, नीति नियंता के रूप में, किसी भी रूप में यदि हमने अपनी जिम्मेदारी मिली है और हमने उसको पहचाना है, उसको ताकत के रूप में उसका क्रियान्वयन किया है ईमानदारी से, तो हमारा व्यक्तित्व ही ऐसा निर्मित हो कि हमारे देश का भविष्य इसी व्यक्तित्व को कृतित्व में बदल करके ही हमारा भारत हमारे पूरे विश्व में आकलन करने के हिम्मत नहीं होगी पूरे विश्व का कि भारत क्या है और कैसा है, वो स्वयं इधर आएंगे। और ये हमेशा हमारा इतिहास रहा है कि भारत श्रेष्ठ रहा है। जरूरत है आज हम सबको अपनी जिम्मेदारी को एक ताकत के रूप में समझ करके अपने विचारों को व्यवहार में ला करके उसको हकीकत में बदल कर सामने रखने की आज इन्हीं की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबको दोबारा प्रणाम करते हैं और मालवीय जी और अपने रामस्वरूप जी के चरणों में पुनः अभिनंदन करते हुए उनको स्मृति में अपना संकल्प दोहराते हुए नमन करते हैं। धन्यवाद।